एक बेमानी जानवर। तकरीबन 13.5 अरब साल पहले मादा, तवानाई, वक्त और खला बोगबीन के नाम से जानी जाने वाली चीज में वजूद में आए। हमारी कायनात की इन बुनियादी खुसूसियात की कहानी को फिजिक्स कहा जाता है। उनके ज़हूर के तकरीबन 3 लाख साल बाद मादा और तवानाई पेचीदा ढांचों में जम होना शुरू हुए, जिन्हें एटम कहा जाता है, जो फिर मॉलिक्यूल्स में मिल गए। एटमों, मॉलिक्यूल्स और उनके तामुलात की कहानी को केमिस्ट्री कहा जाता है। तकरीबन 3.8 अरब साल पहले जमीन नामी सैयारे पर कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर खास तौर पर बड़े और पेचीदा ढांचे बने, जिन्हें जानदार कहा जाता है। जानदारों की कहानी को बायोलॉजी कहा जाता है। तकरीबन 17,000 साल पहले होमोसेपियंस नस्ल से ताल्लुक रखने वाले जानदारों ने उससे भी ज्यादा पेचीदा ढांचे बनाना शुरू किए, जिन्हें सकाफतें कहा जाता है। उन इंसानी सकाफतों की बाद की तरक्की को तारीख कहा जाता है। तारीख का रुख 3 अहम इनकलाबात ने तय किया। इदराकी इनकलाब ने तकरीबन 17,000 साल पहले तारीख का आगाज किया। ज़रे इनकलाब ने इसे तकरीबन 12,000 साल पहले तेज किया। साइंसी इनकलाब, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुआ, शायद तारीख को खत्म करके कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ शुरू कर दे। ये किताब बताती है कि किस तरह इन 3 इनकलाबात ने इंसानों और उनके साथी जानदारों को मुतासिर किया है। तारीख के वजूद में आने से बहुत पहले भी इंसान मौजूद थे। जदीद इंसानों से मुशाबहत रखने वाले जानवर सबसे पहले तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले जाहिर हुए, लेकिन बेशुमार नस्लों तक वो अपने मस्कन में मौजूद बेशुमार दीगर जानदारों से नुमाया नहीं थे। 20 लाख साल पहले मशरिकी अफ्रीका में पैदल सफर के दौरान आपका सामना इंसानी किरदारों के एक मानूस ग्रोह से हो सकता था। परेशान माएं अपने बच्चों को गले लगाए हुए और लापरवाह बच्चों के झरमट मिट्टी में खेलते हुए, मिजाज के तेज नौजवान जो मुआशरे के अहकामात से बेजार थे, और थके हारे बुजुर्ग जो सिर्फ सुकून चाहते थे, सीना तानने वाले मर्द जो मकामी हुसीनाओं को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे, और बाशऊर बुजुर्ग खवातीन जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ था। ये कदीम इंसान मोहब्बत करते थे, खेलते थे, गहरी दोस्तियां बनाते थे और हैसियत और ताकत के लिए मुकाबला करते थे, लेकिन ऐसा चिंपैंजी, बैबोन और हाथी भी करते थे। उनमें कुछ खास नहीं था। किसी को भी, खुद इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं, ये अंदाजा नहीं था कि उनकी नस्लें एक दिन चांद पर कदम रखेंगी, एटम को तकसीम करेंगी, जीनियाती कोड को समझेंगी और तारीख की किताबें लिखेंगी। माकबल तारीखी इंसानों के बारे में सबसे अहम बात यह है कि वो मामूली जानवर थे, जिनका अपने माहौल पर गोरेलों, जगनुओं या जेली फिश से ज्यादा कोई असर नहीं था। हयातियात दान जानदारों को नस्लों में तकसीम करते हैं। जानवरों को एक ही नस्ल से ताल्लुक रखने वाला समझा जाता है अगर वो एक दूसरे के साथ अफजाइश नस्ल करते हैं और जरखेज औलाद पैदा करते हैं। घोड़ों और गधों का एक हालिया मुश्तरका जद अमजद है और वो बहुत सी जिस्मानी खुसूसियात रखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में बहुत कम जिनसी दिलचस्पी दिखाते हैं। अगर उन्हें तरगीब दी जाए तो वो अफजाइश करेंगे, लेकिन उनकी औलाद, जिसे खच्चर कहा जाता है, बांझ होती है। इसलिए गधे के डीएनए में होने वाली तब्दीलियां कभी घोड़ों में मुंतकिल नहीं हो सकती या उसके बरक्स। नतीजतन जानवरों की ये दोनों इकसाम 2 अलग अलग नस्लें समझी जाती हैं, जो इर्तिकाई तौर पर अलग रास्तों पर गामजन हैं। उसके बरक्स एक बिल्डाग और एक स्पेनियल देखने में बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही नस्ल के रुकन हैं जो एक ही डीएनए पूल को शेयर करते हैं। वो खुशी से अफजाइश नस्ल करेंगे और उनके बच्चे दूसरे कुत्तों के साथ जोड़े बनाकर मजीद बच्चे पैदा करेंगे। वो नस्लें जो एक मुश्तरका जद्द अमजद से इर्तिका पजीर हुई, इन्हें जीनस के उन्वान के तहत इकट्ठा किया जाता है। शेर, चीते, तेंदुए और जैगवार पैंथेरा जीनस के अंदर मुख्तलिफ नस्लें हैं। हयातियात दान जानदारों को 2 हिस्सों पर मुश्तमिल लातीनी नाम से लेबल करते हैं, जिसमें पहले जीनस और फिर नस्ल होती है। मिसाल के तौर पर शेरों को पैंथेरा लीव कहा जाता है, जो पैंथेरा जीनस की लीव नस्ल है। गालिबन ये किताब पढ़ने वाला हर शख्स होमोसेपियंस है, जो होमो इंसान जीनस की सपियंस अक्लमंद नस्ल है। अजनास को फिर खानदानों में तकसीम किया जाता है, जैसे कि बिलियां शेर, चीते, घरेलू बिलियां, कुत्ते, भेड़िए, लोमड़, गेदड़ और हाथी, मैमथ, मासुडोन। एक खानदान के तमाम अफराद अपने नस्ब का सुराग एक बानी माँ या बाप से लगाते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम बिलियां सबसे छोटे घरेलू बिल्ली के बच्चे से लेकर सबसे खूनख्वार शेर तक एक मुश्तरिका फिलियन जद अमजद रखती हैं, जो तकरीबन 25 मिलियन साल पहले जिंदा था। होमोसेपियंस का ताल्लुक भी एक खानदान से है। ये मामूली हकीकत कभी तारीख के सबसे पोशीदा राजों में से एक थी। होमोसेपियंस तवील अरसे तक खुद को जानवरों से अलग, खानदान से महरूम एक यतीम, बगैर बहन भाई या कजन के, और सबसे अहम बात यह कि वालिदैन के बगैर देखना पसंद करते थे।
لیکن ایسا نہیں ہے، پسند کریں یا نہ کریں، ہم ایک بڑے اور خاص طور پر شور مچانے والے خاندان کے رکن ہیں جسے گریٹ ایپس کہا جاتا ہے۔ ہمارے سب سے قریبی زندہ رشتہ داروں میں چمپینزی، گوریلے اور اورنگوٹان شامل ہیں۔ چمپینزی سب سے قریب ہیں۔ صرف 6 ملین سال پہلے ایک ہی مادہ بندر کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک تمام چمپینزیوں کی جد امجد بنی، دوسری ہماری اپنی دادی ہے۔ الماری میں پوشیدہ ڈھانچے۔ ہومو سیپینز نے ایک اور بھی پریشان کن راز چھپا رکھا ہے۔ نہ صرف ہمارے پاس غیر مہذب کزنز کی بہتات ہے، بلکہ ایک زمانے میں ہمارے کافی بھائی بہن بھی تھے۔ ہم خود کو واحد انسان سمجھنے کے عادی ہیں، کیونکہ پچھلے 10,000 سالوں سے ہماری نسل واقعی واحد انسانی نسل رہی ہے۔ تاہم لفظ انسان کا اصل مطلب ہومو جینس سے تعلق رکھنے والا جانور ہے، اور ہومو سیپینز کے علاوہ اس جینس کی کئی دوسری نسلیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ مزید برا، جیسا کہ ہم کتاب کے آخری باب میں دیکھیں گے، بہت زیادہ دور کے مستقبل میں ہمیں دوبارہ غیر سیپینز انسانوں سے نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ اس نقطہ کو واضح کرنے کے لیے میں اکثر سیپینز کی اصطلاح ہومو سیپینز نسل کے اراکین کے لیے استعمال کروں گا، جب کہا انسان کی اصطلاح ہومو جینس کے تمام موجودہ اراکین کے لیے مخصوص رکھوں گا۔ انسان سب سے پہلے مشرقی افریقہ میں تقریباً 2.5 ملین سال پہلے ایک ابتدائی بندر جینس آسٹریلوپیتھیکس سے ارتقاء پذیر ہوئے، جس کا مطلب ہے جنوبی بندر۔ تقریباً 2 ملین سال پہلے ان میں سے کچھ قدیم مرد و خواتین نے اپنا وطن چھوڑ کر شمالی افریقہ، یورپ اور ایشیا کے وسیع علاقوں میں سفر کیا اور آباد ہوئے۔ چونکہ شمالی یورپ کے برفانی جنگلات میں بقا کے لیے انڈونیشیا کے بھاپ سے بھرے جنگلات میں زندہ رہنے کے لیے درکار خصوصیات سے مختلف خصوصیات کی ضرورت تھی، انسانی آبادیوں نے مختلف سمتوں میں ارتقاء حاصل کیا۔ اس کا نتیجہ کئی الگ الگ نسلیں تھیں، جن میں سے ہر ایک کو سائنسدانوں نے ایک شاندار لاطینی نام دیا ہے۔ ہمارے بہن بھائی تخمینی تعمیر 9 کے مطابق بائیں سے دائیں ہومو روڈولفینسس مشرقی افریقہ، ہومو ایریکٹس مشرقی ایشیا اور ہومو نینڈرتھولنسس یورپ اور مغربی ایشیا، یہ سب انسان ہیں۔ یورپ اور مغربی ایشیا میں انسان ہومو نینڈرتھولنسس نینڈر وادی کا انسان میں ارتقاء پذیر ہوئے، جسے عام طور پر صرف نینڈرتھلز کہا جاتا ہے۔ نینڈرتھلز ہم سپینز کے مقابلے میں زیادہ بھاری اور پٹھے والے تھے، جو برفانی دور کے مغربی یوریشیا کے سرد موسم کے لیے اچھی طرح موافقت پذیر تھے۔ ایشیا کے زیادہ مشرقی علاقوں میں ہومو ایریکٹس سیدھا کھڑا آدمی آباد تھا، جو وہاں تقریباً 2 ملین سال تک زندہ رہا، جس سے یہ اب تک کی سب سے پائیدار انسانی نسل بن گئی۔ یہ ریکارڈ ہماری اپنی نسل بھی شاید نہیں توڑ پائے گی۔ یہ مشکوک ہے کہ ہومو سیپینز اب سے 1000 سال بعد بھی موجود ہوں گے، لہٰذا 2 ملین سال واقعی ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا پر ہومو سولوینسس سولو وادی کا انسان رہتا تھا، جو گرم علاقوں کی زندگی کے لیے موزوں تھا۔ انڈونیشیا کے ایک اور جزیرے فلورس کے چھوٹے جزیرے پر قدیم انسانوں میں بونا پن کا عمل ہوا۔ انسان سب سے پہلے فلورس اس وقت پہنچے جب سمندر کی سطح غیر معمولی طور پر کم تھی اور یہ جزیرہ سرزمین سے آسانی سے قابل رسائی تھا۔ جب سمندر دوبارہ بلند ہوئے تو کچھ لوگ جزیرے پر پھنس گئے، جو وسائل میں غریب تھا۔ بڑے لوگ جنہیں زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے مر گئے۔ چھوٹے قد والے بہتر طور پر زندہ بچے۔ نسل در نسل فلورس کے لوگ بونے بن گئے۔ یہ منفرد نسل، جسے سائنسدان ہومو فلورنسس کے نام سے جانتے ہیں، کی زیادہ سے زیادہ اونچائی صرف 1 میٹر تھی اور وزن 25 کلو گرام سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ پتھر کے اوزار بنانے میں کامیاب تھے اور کبھی کبھار جزیرے کے کچھ ہاتھیوں کا شکار کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے تھے۔ حالانکہ ایمانداری سے ہاتھی بھی ایک بونی نسل تھے۔ 2010 میں ایک اور گمشدہ بہن بھائی کو گمنامی سے بچایا گیا، جب سائبیریا کے ڈینیسووا غار کی کھدائی کرنے والے سائنسدانوں نے ایک پتھرائی ہوئی انگلی کی ہڈی دریافت کی۔ جینیاتی تجزیے سے ثابت ہوا کہ یہ انگلی ایک پہلے سے نامعلوم انسانی نسل سے تعلق رکھتی تھی، جسے ہومو ڈینیسووا کا نام دیا گیا۔ کون جانتا ہے کہ ہمارے کتنے گمشدہ رشتہ دار دیگر غاروں، دوسرے جزیروں اور دیگر آب و ہوا میں دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ جب یہ انسان یورپ اور ایشیا میں ارتقاء پذیر ہو رہے تھے، مشرقی افریقہ میں ارتقاء نہیں رکا۔ انسانیت کا گہوارہ متعدد نئی نسلوں کو پروان چڑھاتا رہا، جیسے ہومو روڈولفینسس لیک روڈولف کا انسان، ہومو ارگاسٹر قوم کرنے والا انسان، اور بالآخر ہماری اپنی نسل، جسے ہم نے بے تکلفی سے ہومو سیپینز عقل مند انسان کا نام دیا۔ ان میں سے کچھ نسلوں کے افراد بہت بڑے تھے اور کچھ بونے تھے، کچھ خوفناک شکاری تھے اور کچھ نرم مزاج پودے جمع کرنے والے، کچھ صرف ایک جزیرے پر رہتے تھے جبکہ بہت سے بر اعظموں پر گھومتے تھے، لیکن ان سب کا تعلق ہومو جینس سے تھا۔
वो सब इंसान थे। उन नस्लों को नज़ूल की एक सीधी लकीर में तसव्वुर करना एक आम गलत फहमी है, जिसमें एरगास्टर ने एरेक्टस को जन्म दिया, एरेक्टस ने नेंडरथल्स को, और नेंडरथल्स हम में इर्तिका पजीर हुए। ये खत्ती मॉडल ये गलत तासुर देता है कि किसी भी खास लम्हे में जमीन पर सिर्फ एक किस्म का इंसान आबाद था और ये कि तमाम इब्तिदाई नस्लें सिर्फ हमारे पुराने मॉडल थे। हकीकत यह है कि तकरीबन 2 मिलियन साल पहले से लेकर तकरीबन 10,000 साल पहले तक दुनिया बैक वक्त कई इंसानी नस्लों का घर थी। और क्यों नहीं, आज लोमड़ियों, रीछों और खिंजीरों की बहुत सी नस्लें हैं। 1 लाख साल पहले की जमीन पर कम अज कम 6 मुख्तलिफ इंसानी नस्लें चलती थीं। ये हमारी मौजूदा इनफिरादियत है, न कि वो कसीर नस्ली माजी जो अजीब है और शायद मुजरिमाना भी। जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, हम सेपियंस के पास अपने बहन भाइयों की याद को दबाने की ठोस वजूहात हैं। सोचने की कीमत अपनी बहुत सी मुख्तलिफ खुसूसियात के बावजूद तमाम इंसानी नस्लों में कई मखसूस खुसूसियात मुश्तरक हैं। सबसे नुमाया तौर पर दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंसानों के दिमाग गैर मामूली तौर पर बड़े होते हैं। 60 किलोग्राम वजनी मुमालिया जानवरों के दिमाग का औसत हुजम 200 मुकाब सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले मर्द व खवातीन 2.5 मिलियन साल पहले तकरीबन 600 मुकाब सेंटीमीटर के दिमाग रखते थे। जदीद सीपियंस का दिमाग औसतन 200 से 400 मुकाब सेंटीमीटर होता है। नेंडरथल के दिमाग उससे भी बड़े थे। ये कि इर्तिका को बड़े दिमागों का इंतखाब करना चाहिए, हमें एक सीधी सादी बात लग सकती है। हम अपनी आलीज़े जहानत के इस कदर दिलदादा हैं कि हम ये फर्ज करते हैं कि जब दिमागी ताकत की बात आती है तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बिल्लियों के खानदान ने भी ऐसी बिल्लियां पैदा की होती जो हिसाब किताब कर सकती। होमोजीनस पूरे हैवानी बादशाहत में वाहिद क्यों है जिसने ऐसी बड़ी सोचने वाली मशीनें ईजाद की? हकीकत यह है कि एक बड़ा दिमाग जिस्म पर एक बड़ा बोझ होता है। इसे उठाए रखना आसान नहीं, खास तौर पर जब ये एक बड़ी खोपड़ी में बंद हो। उसे ईंधन फराहम करना तो और भी मुश्किल है। होमोसेपियंस में दिमाग कुल जिस्मानी वजन का तकरीबन 2 से 3% होता है, लेकिन जब जिस्म आराम में होता है तो ये जिस्म की 25% तवानाई इस्तेमाल करता है। इसके मुकाबले में दीगर बंदरों के दिमाग को आराम के वक्त की तवानाई का सिर्फ 8% दरकार होता है। कदीम इंसानों ने अपने बड़े दिमागों की कीमत 2 तरीकों से अदा की। सबसे पहले उन्होंने खुराक की तलाश में ज्यादा वक्त सरफ किया। दूसरा, उनके पट्टे कमजोर हो गए। जैसे एक हुकूमत दिफा से तालीम की तरफ रकम मुंतकिल करती है, इंसानों ने तवानाई बाइसेप्स से न्यूरॉन्स की तरफ मुंतकिल की। ये हरगिज पहले से तयशुदा नतीजा नहीं कि ये सिवाना पर बका के लिए एक अच्छी हिकमत अमली है। एक चंपैंजी होमोसेपियंस के साथ बहस नहीं जीत सकता, लेकिन बंदर उस इंसान को एक गुड़िया की तरह फाड़ सकता है। आज हमारे बड़े दिमागों का फायदा खूब मिलता है, क्योंकि हम कारें और बंदूकें तैयार कर सकते हैं जो हमें चंपैंजियों से कहीं ज्यादा तेजी से हरकत करने और कश्ती लड़ने के बजाय महफूज फासले से उन्हें गोली मारने के काबिल बनाती हैं। लेकिन कारें और बंदूकें हालिया मुजाहिर हैं। 2 मिलियन साल से ज्यादा अरसे तक इंसानी असबी निजाम बढ़ते रहे, लेकिन कुछ पत्थर के चाकू और नोकीली लाठियों के अलावा इंसानों के पास दिखाने के लिए बहुत कम था। फिर इन 2 मिलियन सालों के दौरान इंसानी दिमाग के बड़े पैमाने पर इर्तिका को किस चीज ने आगे बढ़ाया? सच कहूं तो हमें नहीं मालूम। इंसान की एक और मुनफरिद खुसूसियत यह है कि हम 2 पैरों पर सीधे चलते हैं। खड़े होने से सवाना में शिकार या दुश्मनों को देखना आसान हो जाता है और हरकत के लिए गैर जरूरी बाजू दीगर मकासद के लिए आजाद हो जाते हैं, जैसे पत्थर फेंकना या इशारा करना। ये हाथ जितने ज्यादा काम कर सकते थे, इनके मालिकान उतने ही ज्यादा कामयाब थे। इसलिए इर्तिकाई दबाव ने हथेलियों और उंगलियों में आसाब और उम्दा पट्टों की बढ़ती हुई तादाद को जन्म दिया। नतीजे के तौर पर इंसान अपने हाथों से बहुत पेचीदा काम अंजाम दे सकते हैं। खास तौर पर वो जदीद औजार तैयार और इस्तेमाल कर सकते हैं। औजारों की पैदावार का पहला सबूत तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले का है, और औजारों की तैयारी और इस्तेमाल वो मेयार हैं जिनसे आसार कदीमा के माहिरीन कदीम इंसानों को पहचानते हैं। ताहम सीधा चलने के अपने नुकसानात भी हैं। हमारे प्राइमेट आबाओ अजदाद का ढांचा लाखों सालों तक एक ऐसे जानदार को सहारा देने के लिए तैयार हुआ था जो चारों हाथों पैरों पर चलता था और जिसका सर निस्बतन छोटा था। सीधी हालत में खुद को ढालना काफी मुश्किल था, खास तौर पर जब ढांचे को एक इजाफी बड़ी खोपड़ी को सहारा देना पड़े। इंसानों ने अपनी बुलंद नजर और मेहनती हाथों की कीमत कमर दर्द और गर्दन में अकड़न से अदा की। खवातीन ने इजाफी कीमत अदा की। सीधे चलने के लिए कोल्हों का तंग होना जरूरी था, जिससे पैदाइश की नाली तंग हो गई, और ये उस वक्त हुआ
जब बच्चों के सर बड़े से बड़े होते जा रहे थे। ज़चगी के दौरान मौत इंसानी खवातीन के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। जिन खवातीन ने जल्दी बच्चे को जन्म दिया, जब बच्चे का दिमाग और सर अभी निस्बतन छोटे और नरम थे, वो बेहतर रहें और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए जिंदा रहें। नतीजतन कुदरती इंतखाब ने क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश को तरजीह दी, और वाकई दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंसान वक्त से पहले पैदा होते हैं, जब उनके बहुत से अहम निज़ाम अभी तक गैर तरक्की याफ्ता होते हैं। एक बछड़ा पैदाइश के फौरन बाद दौड़ सकता है। एक बिल्ली का बच्चा चंद हफ्तों का होने पर अपनी मां को छोड़कर खुद खुराक तलाश करता है। इंसानी बच्चे बेबस होते हैं, कई सालों तक अपने बड़ों पर परवरिश, हिफाजत और तालीम के लिए इन्हिसार करते हैं। उस हकीकत ने इंसानियत की गैर मामूली समाजी सलाहियतों और उसके मुनफरिद समाजी मसाइल दोनों में बड़ा हिस्सा डाला है। अकेली माएं जरूरतमंद बच्चों के साथ अपने और अपने बच्चों के लिए बमुश्किल काफी खुराक हासिल कर सकती थीं। बच्चों की परवरिश के लिए खानदान के दीगर अफराद और पड़ोसियों से मुसलसल मदद की जरूरत होती थी। इंसान की परवरिश के लिए एक कबीले की जरूरत होती है। इस तरह इर्तिका ने मजबूत समाजी रवाबित कायम करने की सलाहियत रखने वालों को तरजीह दी। मजीद बुरा, चूंकि इंसान गैर तरक्की याफ्ता पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में कहीं ज्यादा हद तक तालीम याफ्ता और समाजी बनाया जा सकता है। ज्यादातर ममालिया जानवर मां के पेट से ऐसे निकलते हैं जैसे भट्टे से चमकदार मिट्टी के बर्तन। उन्हें दोबारा शक्ल देने की कोई भी कोशिश उन्हें खर्च या तोड़ देगी। इंसान मां के पेट से पिघले हुए शीशे की तरह भट्टी से निकलते हैं। उन्हें हैरत अंगेज आजादी के साथ घुमाया, फैलाया और शक्ल दी जा सकती है। यही वजह है कि आज हम अपने बच्चों को ईसाई या बुद्धमत, सरमायादार या सोशलिस्ट, जंगजू या अमन पसंद बनने की तालीम दे सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक बड़ा दिमाग, औजारों का इस्तेमाल, आली सीखने की सलाहियतें और पेचीदा समाजी ढांचे बहुत बड़े फवायद हैं। ये बात खुद वाज़ेह लगती है कि इन चीजों ने इंसान को जमीन का सबसे ताकतवर जानवर बना दिया है। लेकिन इंसानों ने इन तमाम फवायद से पूरे 2 मिलियन साल तक लुत्फ उठाया, जिस दौरान वो कमजोर और मामूली मखलूकात रहे। चुनाचे 1 मिलियन साल पहले रहने वाले इंसान अपने बड़े दिमागों और तेज पत्थर के औजारों के बावजूद शिकारियों के मुसलसल खौफ में रहते थे। बड़े शिकार का बहुत कम शिकार करते थे और बुनियादी तौर पर पौधे इकट्ठे करके, कीड़े मकोड़े पकड़कर, छोटे जानवरों का पीछा करके और दूसरे ज्यादा ताकतवर गोश्तखोर जानवरों के पीछे छोड़े गए मुर्दार को खाकर गुजारा करते थे। इब्तदाई पत्थर के औजारों में से एक सबसे आम इस्तेमाल हड्डियों को तोड़कर गोदा निकालना था। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये हमारी असल जगह थी। जैसे लकड़ी के ठोंगे दरख्तों के तनों से कीड़े निकालने में महारत रखते हैं, इसी तरह पहले इंसान हड्डियों से गोदा निकालने में महारत रखते थे। गोदा क्यों? अच्छा, फर्ज कीजिए आप शेरों के एक झुंड को एक जराफे को गिराकर खाते हुए देखते हैं। आप सब्र से इंतजार करते हैं जब तक वो अपना काम मुकम्मल न कर लें। लेकिन ये अब भी आपकी बारी नहीं है, क्योंकि पहले गीदड़ और लगड़ बगड़, और आप उन्हें दखल अंदाजी करने की हिम्मत नहीं करते, बच्चे हुए हिस्से को खाते हैं। सिर्फ तब ही आप और आपका गिरोह मुर्दा जानवर के करीब जाने, एहतियात से बाएं दाएं देखने और बाकी मांदा खुर्दनी बाफ्तों को निकालने की हिम्मत करेंगे। ये हमारी तारीख और नफ्सियात को समझने की कलीद है। होमो जीनस की खुराक की जंजीर में पोजीशन हाल ही तक मजबूती से दरमियान में थी। लाखों सालों तक इंसान छोटे जानदारों का शिकार करते थे और जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते थे करते थे। इस दौरान बड़े शिकारियों का शिकार भी बनते थे। सिर्फ 4 लाख साल पहले ही इंसान की कई नस्लों ने बाकायदगी से बड़े शिकार का शिकार करना शुरू किया और सिर्फ पिछले 100,000 सालों में होमो सेपियंस के उरूज के साथ इंसान खुराक की जंजीर के ऊपरी हिस्से पर पहुंच दरमियानी सतह से ऊपर की तरफ इस शानदार छलांग के बेपनाह नताइज मुरत्तब हुए। एहराम की चोटी पर मौजूद दूसरे जानवर जैसे शेर और शार्क लाखों सालों के दौरान बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम तक पहुंचे। इसने माहौलियाती निजाम को ऐसे तवाजुन और जांच पड़ताल तैयार करने के काबिल बनाया जो शेरों और शार्कों को बहुत ज्यादा तबाही फैलाने से रोकते हैं। जैसे जैसे शेर ज्यादा मोहलिक होते गए, वैसे ही हिरन तेज दौड़ने, गीदड़ बेहतर ताउन करने और गेंडे ज्यादा बदमिजाज बनने के लिए इर्तिका पजीर हुए। उसके बरक्स इंसान इतनी तेजी से चोटी पर पहुंचा कि माहौलियाती निजाम को मुवाफिकत का वक्त नहीं मिला। मजीद बुरा, खुद इंसान भी मुवाफिकत नहीं कर पाए। सैयारे के ज्यादातर बड़े शिकारी शानदार मखलूक हैं। लाखों साल की हुक्मरानी ने उन्हें खुद एतमादी से भर दिया है। इसके बरक्स सेपियंस ज्यादातर एक बनाना रिपब्लिक के डिक्टेटर की तरह हैं।
हाल ही में सिवाना के कमजोरों में से एक होने की वजह से हम अपनी पोजीशन के बारे में खौफ और परेशानियों से भरे हुए हैं, जो हमें दोगुना जालिम और खतरनाक बनाता है। बहुत सी तारीखी आफात, मोहलिक जंगों से लेकर माहौलियाती तबाहकारियों तक इस जल्दबाजी की छलांग का नतीजा रही है। बावर्चियों की एक नस्ल ऊपर तक पहुंचने की राह में एक अहम कदम आग की पालतूकारी डोमेस्टिकेशन थी। कुछ इंसानी नस्लों ने 8 लाख साल पहले भी कभी कभार आग का इस्तेमाल किया होगा। तकरीबन 3 लाख साल पहले तक होमो इरेक्ट्स, नेंडरथल्स और होमो सेपियंस के पेशरो रोजाना की बुनियाद पर आग इस्तेमाल कर रहे थे। इंसानों के पास अब रोशनी और हरारत का एक काबिले एतमाद जरिया था और शेरों के खिलाफ एक मोहलिक हथियार। इसके कुछ ही अरसे बाद इंसानों ने शायद जानबूझकर अपने पड़ोसी इलाकों को आग लगाना भी शुरू कर दिया हो। एहतियात से काबू की गई आग नाकाबिले उबूर बंजर झाड़ियों को खेलों से भरपूर बेहतरीन चरागाहों में बदल सकती थी। मजीद बुरा, एक बार जब आग बुझ जाती तो पत्थर के जमाने के कारोबारी लोग जलते हुए बाकियात में से गुजरकर जले हुए जानवरों, गिरीदार मेवों और जड़ों को जमा कर सकते थे। लेकिन आग का सबसे बेहतरीन काम खाना पकाना था। ऐसी ग़िज़ाएं जिन्हें इंसान अपनी कुदरती शक्ल में हज़म नहीं कर सकते, जैसे गंदम, चावल और आलू, पकाने की वजह से हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा बन गई। आग ने न सिर्फ खाने की केमिस्ट्री को बदला बल्कि उसकी बायोलॉजी को भी बदल दिया। पकाने से खाने में मौजूद जरासीम और पुरजीवी मर जाते। इंसानों को फलों, गिरीदार मेवों, कीड़े मकोड़ों और मुर्दार जैसी पुरानी पसंदीदा चीजों को चबाने और हजम करने में भी बहुत आसानी होती अगर वो पक्के हुए होते। जबकि चिंपैंजी कच्चे खाने को चबाने में दिन में 5 घंटे गुजारते हैं, पका हुआ खाना खाने वाले लोगों के लिए 1 घंटा काफी है। खाना पकाने की आमद ने इंसानों को ज्यादा अक़साम की खुराक खाने पर कम वक्त सर्फ करने और छोटे दांतों और छोटी आंतों के साथ गुजारा करने के काबिल बनाया। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि खाना पकाने की आमद इंसानी आंतों की नाली के मुख्तसर होने और इंसानी दिमाग की निशोनुमा के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। चूंकि लंबी आंतें और बड़े दिमाग दोनों बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले होते हैं, इसलिए दोनों का होना मुश्किल है। आंतों को मुख्तसर करके और उनकी तवानाई की खपत को कम करके खाना पकाने ने नेंडरथल्स और सेपेंस के बड़े दिमागों की राह गैर इरादी तौर पर खोल दी। आग ने इंसान और दूसरे जानवरों के दरमियान पहली अहम खलीज भी पैदा की। तकरीबन तमाम जानवरों की ताकत उनके जिस्मों पर मुनहसिर होती है, उनके पट्ठों की ताकत, उनके दांतों का साइज, उनके परों की वसअत। अगरचे वो हवाओं और धारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इन कुदरती कुव्वतों को कंट्रोल करने से कासिर है और हमेशा अपने जिस्मानी डिजाइन के पाबंद रहते हैं। मिसाल के तौर पर इकाबे जमीन से उठने वाले हरारती कॉलमों की शनाख्त करते हैं, अपने देव हेकल पर फैलाते हैं और गर्म हवा को उन्हें ऊपर उठाने की इजाजत देते हैं। ताहम उकाब कालमों के मकाम को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी ज्यादा से ज्यादा उठाने की सलाहियत सख्ती से उनके परों के फैलाव के मुतनासिब होती है। जब इंसानों ने आग को काबू में किया तो उन्होंने एक फर्माबरदार और मुमकिना तौर पर लामहदूद कुव्वत पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उकाबों के बरक्स इंसान ये इंतखाब कर सकते थे कि कब और कहां शोला भड़काना है और वो आग को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करने के काबिल थे। सबसे अहम बात यह है कि आग की ताकत इंसानी जिस्म की शक्ल, साख्त या ताकत से महदूद नहीं थी। चकमाक या आग की छड़ी वाली एक अकेली औरत घंटों में पूरे जंगल को जला सकती थी। आग को काबू में करना आने वाली चीजों की निशानी थी। हमारे भाइयों के मुहाफिज, आग के फवायद के बावजूद 1,50,000 साल पहले इंसान अब भी मामूली मखलूकात थे। वो अब शेरों को डराकर भगा सकते थे, सर्द रातों में खुद को गर्म रख सकते थे और कभी कभार जंगल को जला सकते थे। फिर भी तमाम नस्लों को मिलाकर गिने तो इंडोनेशियाई जजीरा नुमा और आइबेरियन जजीरा नुमा के दरमियान शायद 10 लाख से ज्यादा इंसान नहीं रहते थे, जो माहौलियाती रीडार पर महज एक छोटी सी झलक थी। हमारी अपनी नस्ल होमो सेपियंस दुनिया के मंजर पर पहले से मौजूद थी, लेकिन अब तक ये सिर्फ अफ्रीका के एक कोने में अपना काम कर रही थी। हमें ठीक से नहीं मालूम कि कहां और कब वो जानवर जिन्हें होमो सेपियंस के तौर पर दर्जा बंद किया जा सकता है, इंसानों की किसी इब्तिदाई किस्म से इर्तिका पजीर हुए। लेकिन ज्यादातर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 1,50,000 साल पहले तक मशरकी अफ्रीका में सीपियंस आबाद थे, जो बिल्कुल हमारी तरह दिखते थे। अगर उनमें से कोई जदीद मुर्दाखाने में पाया जाता तो मकामी पैथोलॉजिस्ट को कोई अजीब बात महसूस न होती। आग की नेमतों की बदौलत उनके दांत और जबड़े अपने आबाओ अजदाद के मुकाबले में छोटे थे, जबकि उनके दिमाग बहुत बड़े थे जो हमारे बराबर थे। साइंसदान इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि तकरीबन 70,000 साल पहले मशरकी अफ्रीका से सेपियंस अरब जजीरा नुमा में फैल गए और वहां से उन्होंने तेजी से पूरे यूरेशियाई जमीनी इलाके पर कब्जा कर लिया।
जब होमोसेपियंस अरब में पहुंचे तो यूरेशिया का ज्यादातर हिस्सा पहले ही दूसरे इंसानों से आबाद था। उनके साथ क्या हुआ? दो मुतजाद नजरियात हैं। बाहमी अफजाइश का नजरिया कशिश, जिनसी ताल्लुक और घुल मिल जाने की कहानी बयान करता है। जैसे जैसे अफ्रीकी तारिकीन वतन दुनिया भर में फैले, उन्होंने दीगर इंसानी आबादियों के साथ अफजाइश नस्ल की और आज के लोग इसी बाहमी अफजाइश का नतीजा हैं। मिसाल के तौर पर जब सेपियंस मशरिक़ वसतीज़ और यूरोप पहुंचे तो उनका सामना नेंडरथल्स से हुआ। ये इंसान सेपियंस से ज्यादा पट्टे वाले थे, उनके दिमाग बड़े थे और वो सर्द आबो हवा के लिए बेहतर तौर पर मुवाफकत पजीर थे। वो औजार और आग इस्तेमाल करते थे, अच्छे शिकारी थे और बज़ाहिर अपने बीमारों और कमजोरों का ख्याल रखते थे। आसार कदीमा के माहिरीन ने नेंडरथल्स की हड्डियां दरियाफ्त की हैं, जो कई सालों तक शदीद जिस्मानी माजूरी के साथ जिंदा रहे, जो इस बात का सबूत है कि उनकी देखभाल उनके रिश्तेदारों ने की थी। नेंडरथल्स को अक्सर कार्टून्स में रिवायती वहशी और बेवकूफ गार के लोग के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन हालिया शवाहिद ने उनकी तस्वीर बदल दी है। बाहमी अफजाइश के नजरिए के मुताबिक जब सिपियंस नेंडरथल के इलाकों में फैले तो सिपियंस ने नेंडरथल्स के साथ अफजाइश नस्ल की, यहां तक कि दोनों आबादियां जम हो गईं। अगर ऐसा है तो आज के यूरेशियाई लोग खालिस सिपियंस नहीं हैं, वो सिपियंस और नेंडरथल्स का एक मुरक्कब है। इसी तरह जब सिपियंस मशरिकी एशिया पहुंचे तो उन्होंने मकामी इरेक्टस के साथ अफजाइश नस्ल की, लिहाजा चीनी और कोरियाई लोग सिपियंस और इरेक्टस का एक मुरक्कब है। इसके बरक्स नजरिया, जिसे मुतबादल का नजरिया कहा जाता है, एक बहुत मुख्तलिफ कहानी बयान करता है जो अदम मुताबकत, नफरत और शायद नस्ल कुशी की है। इस नजरिए के मुताबिक सेपियंस और दीगर इंसानों की एनाटोमी मुख्तलिफ थी और गालिबन उनके जिनसी ताल्लुकात की आदात और हत्तीज के जिस्म की बू भी मुख्तलिफ थी। उन्हें एक दूसरे में बहुत कम जिनसी दिलचस्पी होती और अगर एक नेंडरथल रोमियो और एक सिपियंस जूलियट मोहब्बत में पड़ भी जाते तो वो जरखेज बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों आबादियों को अलग करने वाली जीनियाती खलीज पहले ही नाकाबिले उबूर थी। दोनों आबादियां मुकम्मल तौर पर अलग रहें और जब नेंडरथल्स खत्म हो गए या उन्हें मार दिया गया तो उनके जीन्स भी उनके साथ ही खत्म हो गए। इस नजरिए के मुताबिक सिपियंस ने तमाम पिछली इंसानी आबादियों को जम किए बगैर उनकी जगह ले ली। अगर ऐसा है तो तमाम हम असर इंसानों के नस्ब का सुराग खुसूसी तौर पर 70,000 साल पहले मशरकी अफ्रीका से लगाया जा सकता है। हम सब खालिस सिपियंस हैं। नक्शा 1, होमोसेपियंस ने दुनिया को फतह किया। इस बहस पर बहुत कुछ मुनहसिर है। इर्तिकाई नुक्ता नजर से 17,000 साल एक निस्बतन मुख्तसर वक्फा है। अगर मुतबादिल का नजरिया दुरुस्त है तो तमाम जिंदा इंसानों के पास तकरीबन एक ही जीनियाती सामान है और उनके दरमियान नस्ली इम्तियाजात न होने के बराबर हैं। लेकिन अगर बाहमी अफजाइश का नजरिया दुरुस्त है तो अफ्रीकियों, यूरोपियों और एशियाइयों के दरमियान जीनियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं जो सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। ये एक सियासी बारूद है जो धमाका खेज नस्ली नजरियात के लिए मवाद फराहम कर सकता है। हालिया दहाइयों में मुतबादिल का नजरिया इस मैदान में आम राय रहा है। उसकी आसार कदीमा की हिमायत ज्यादा मजबूत थी और यह सियासी तौर पर ज्यादा दुरुस्त था। साइंसदानों की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि जदीद इंसानी आबादियों में अहम जीनियाती तनव्वो का दावीज करके नस्ल परस्ती के पिंडोरा बॉक्स को खोलें, लेकिन ये 2010 में खत्म हो गया जब नेंडरथल जेनोम की नक्शाकशी की 4 साला कोशिश के नताइज शाया हुए। जीनियाती माहिरीन फोसल से काफी सालिम नेंडरथल डीएनए जमा करने में कामयाब हुए ताकि इसका और हम असर इंसानों के डीएनए का वसी मुवाजना किया जा सके। नताइज ने साइंसी बिरादरी को हैरान कर दिया। ये पता चला कि मशरिक़ वस्तीज़ और यूरोप की जदीद आबादियों के मुनफरिद इंसानी डीएनए का 1 से 4% नेंडरथल डीएनए है। ये बहुत ज्यादा मिकदार नहीं है, लेकिन अहम है। कई माह बाद दूसरा झटका उस वक्त लगा जब डेनिसोवा से मिलने वाली पथराई हुई उंगली से निकाले गए डीएनए का नक्शा तैयार किया गया। नताइज ने साबित किया कि जदीद मीम ये ले ला ला लव नून ये शिश ये अला वाई ये और मकामी ऑस्ट्रेलियों के मुनफरिद इंसानी डीएनए का 6% तक डेनिसोवान डीएनए है। अगर ये नताइज दुरुस्त हैं, और ये जहन में रखना जरूरी है कि मजीद तहकीक जारी है और इन नताइज को या तो तकवीयत दे सकती है या इनमें तरमीम कर सकती है, तो बाहमी अफजाइश के हामियों ने कम अज कम कुछ बातें दुरुस्त कहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुतबादिल का नजरिया मुकम्मल तौर पर गलत है। चूंकि नेंडरथल्स और डायनासोरस ने हमारे मौजूदा जेनोम में सिर्फ थोड़ी मिकदार में डीएनए शामिल किया, इसलिए सेपियंस और दीगर इंसानी नस्लों के दरमियान आदगाम की बात करना नामुमकिन है।
اگرچہ ان کے درمیان اختلافات زرخیز تعلقات کو مکمل طور پر روکنے کے لیے اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن وہ ایسے رابطوں کو بہت نایاب بنانے کے لیے کافی تھے۔ تو پھر ہمیں سیپینز، نینڈرتھلز اور ڈینیسووانز کے حیاتیاتی تعلق کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ ظاہر ہے وہ گھوڑوں اور گدھوں کی طرح مکمل طور پر مختلف نسلیں نہیں تھے۔ دوسری طرف وہ ایک ہی نسل کی محض مختلف آبادیاں بھی نہیں تھے، جیسے بلڈاگ اور اسپینیل۔ حیاتیاتی حقیقت سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، اس میں اہم گرے علاقے بھی ہیں۔ ہر دو نسلیں جو ایک مشترکہ جد امجد سے ارتقاء پذیر ہوئیں، جیسے گھوڑے اور گدھے، ایک وقت میں ایک ہی نسل کی دو آبادیاں تھیں، جیسے بلڈاگ اور اسپینیل۔ ایک ایسا نقطہ ضرور رہا ہوگا جب دونوں آبادیاں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی نایاب مواقع پر جنسی تعلق قائم کرنے اور زرخیز اولاد پیدا کرنے کے قابل تھیں۔ پھر ایک اور تبدیلی نے اس آخری مربوط دھاگے کو کاٹ دیا اور وہ اپنے الگ ارتقائی راستوں پر چل پڑے۔ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 50,000 سال پہلے سیپینز، نینڈرتھلز اور ڈینیسووانز اس سرحدی نقطہ پر تھے۔ وہ تقریباً لیکن مکمل طور پر نہیں، مکمل طور پر الگ نسلیں تھیں۔ جیسا کہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے، سیپینز، نینڈرتھلز اور ڈینیسوونز سے نہ صرف اپنے جینیاتی کوڈ اور جسمانی خصوصیات میں بلکہ اپنی ادراکی اور سماجی صلاحیتوں میں بھی بہت مختلف تھے۔ پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ نایاب مواقع پر ایک سیپینز اور ایک نینڈرتھل کے لیے زرخیز اولاد پیدا کرنا اب بھی ممکن تھا۔ لہٰذا آبادیوں کا انضمام نہیں ہوا، لیکن کچھ خوش قسمت نینڈرتھل جینز نے سیپینز ایکسپریس پر سفر کیا۔ یہ پریشان کن اور شاید سنسنی خیز ہے کہ ہم سیپینز ایک وقت میں ایک مختلف نسل کے جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتے تھے اور مل کر بچے پیدا کر سکتے تھے۔ ایک نینڈرتھل بچے کی تخمینی تعمیر 9 جینیاتی شواہد بتاتے ہیں کہ کم از کم کچھ نینڈرتھلز کی جلد اور بال ہلکے ہو سکتے تھے۔ لیکن اگر نینڈرتھلز، ڈینیسووانز اور دیگر انسانی نسلیں سیپینز کے ساتھ ضم نہیں ہوئیں تو وہ کیوں غائب ہو گئیں؟ ایک امکان یہ ہے کہ ہومو سیپینز نے انہیں ناپید کر دیا۔ تصور کریں کہ سیپینز کا ایک گروہ ایک بلقان کی وادی میں پہنچا جہاں نینڈرتھل سینکڑوں ہزاروں سال سے رہ رہے تھے۔ نئے آنے والوں نے ہرنوں کا شکار کرنا اور گری دار میوے اور بیریوں کو جمع کرنا شروع کر دیا جو نینڈرتھلز کی روایتی خوراک تھیں۔ سیپینز زیادہ ماہر شکاری اور جمع کرنے والے تھے، بہتر ٹیکنالوجی اور ایلیز سماجی مہارتوں کی بدولت، اس لیے وہ بڑھتے گئے اور پھیل گئے۔ کم وسائل والے نینڈرتھلز کو خود کو خوراک فراہم کرنا تیزی سے مشکل ہوتا گیا۔ ان کی آبادی کم ہوتی گئی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے، سوائے شاید 1 یا 2 افراد کے جو اپنے سیپینز پڑوسیوں میں شامل ہو گئے۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ وسائل کے لیے مقابلہ تشدد اور نسل کشی میں بدل گیا۔ رواداری سیپینز کی پہچان نہیں ہے۔ جدید دور میں جلد کے رنگ، لہجے یا مذہب میں معمولی فرق بھی سیپینز کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کو ختم کرنے پر اکسانے کے لیے کافی رہا ہے۔ کیا قدیم سیپینز ایک مکمل مختلف انسانی نسل کے تئیں زیادہ روادار ہوتے؟ یہ بہت ممکن ہے کہ جب سیپینز کا سامنا نینڈرتھل سے ہوا تو نتیجہ تاریخ کی پہلی اور سب سے اہم نسلی صفائی کی مہم تھی۔ جس بھی طرح سے ہوا ہو، نینڈرتھلز اور دیگر انسانی نسلیں تاریخ کے بڑے اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سوالات میں سے ایک ہیں۔ تصور کریں کہ اگر نینڈرتھلز یا ڈینیسوونز ہومو سیپینز کے ساتھ زندہ رہتے تو حالات کیسے ہوتے؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں کئی مختلف انسانی نسلیں ساتھ رہتی ہوں، کس قسم کی ثقافتیں، معاشرے اور سیاسی ڈھانچے ابھرتے؟ مثال کے طور پر مذہبی عقائد کس طرح پروان چڑھتے؟ کیا کتاب پیدائش یہ اعلان کرتی کہ نینڈرتھلز آدم اور حوا کی نسل سے ہیں؟ کیا یسوع مسیح ڈینیسووانز کے گناہوں کے لیے مرتے؟ اور کیا قرآن تمام صالح انسانوں کے لیے جنت میں نشستیں مخصوص کرتا، چاہے ان کی نسل کچھ بھی ہو؟ کیا نینڈرتھلز رومی لشکروں میں یا شاہی چین کی پھیلی ہوئی بیوروکریسی میں خدمات انجام دے سکتے تھے؟ کیا امریکی اعلامیہ آزادی اس حقیقت کو خود واضح سچائی کے طور پر مانتا کہ ہوموجینس کے تمام افراد برابر پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا کارل مارکس تمام نسلوں کے کارکنوں کو متحد ہونے کی تلقین کرتا؟ پچھلے 10,000 سالوں میں ہومو سیپینز واحد انسانی نسل ہونے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے کسی اور امکان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ہمارے بھائی بہنوں کی عدم موجودگی یہ سوچنا آسان بنا دیتی ہے کہ ہم تخلیق کا بہترین نمونہ ہیں، اور یہ کہ ایک گہرا خلیج ہمیں جانوروں کی باقی دنیا سے الگ کرتا ہے۔ جب چارلز ڈارون نے اشارہ کیا کہ ہومو سیپینز بھی جانوروں کی ایک اور قسم ہے تو لوگ ناراض ہو گئے۔ آج بھی بہت سے لوگ اس پر یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر نینڈرتھلز زندہ رہتے تو کیا ہم اب بھی خود کو ایک الگ مخلوق تصور کرتے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے نینڈرتھلز کو ختم کر دیا۔ وہ اتنے مانوس تھے کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اتنے مختلف تھے کہ انہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔
خواہ سپینز قصوروار ہوں یا نہ ہوں، جیسے ہی وہ کسی نئی جگہ پہنچے مقامی آبادی ناپید ہو گئی۔ ہومو سولوینسس کی آخری باقیات تقریباً 50,000 سال پہلے کی ہیں۔ ہومو ڈینیسووا اس کے فوراً بعد غائب ہو گیا۔ نینڈرتھلز نے تقریباً 30,000 سال پہلے اپنا اختتام کیا۔ فلورس جزیرے سے آخری بونے نما انسان تقریباً 12,000 سال پہلے غائب ہو گئے۔ وہ اپنے پیچھے کچھ ہڈیاں، پتھر کے اوزار، ہمارے ڈی این اے میں چند جینز اور بہت سے ان گنت سوالات چھوڑ گئے۔ انہوں نے ہمیں بھی چھوڑا، ہومو سپینز، جو آخری انسانی نسل ہیں۔ سیپینز کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ہم اتنے تیزی سے اتنے دور دراز اور ماحولیاتی طور پر مختلف مسکنوں میں کیسے آباد ہو گئے؟ ہم نے دیگر تمام انسانی نسلوں کو گمنامی میں کیسے دھکیل دیا؟ طاقتور، ذہین، سردی سے محفوظ نینڈرتھلز بھی ہمارے حملے میں کیوں زندہ نہ رہ سکے؟ بحث اب بھی جاری ہے۔ سب سے زیادہ ممکنہ جواب وہی چیز ہے جو اس بحث کو ممکن بناتی ہے۔ ہومو سپینز نے دنیا کو بنیادی طور پر اپنی منفرد زبان کی بدولت فتح کیا۔ 2. علم کا درخت۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ اگرچہ سیپینز 1,50,000 سال پہلے ہی مشرقی افریقہ میں آباد ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے باقی سیارہ زمین پر غلبہ حاصل کرنا اور دیگر انسانی نسلوں کو ناپید کرنا صرف 70,000 سال پہلے شروع کیا۔ درمیانی ہزاروں سالوں میں اگرچہ یہ قدیم سپینز بالکل ہماری طرح دکھتے تھے اور ان کے دماغ بھی ہمارے جیسے بڑے تھے، لیکن انہیں دیگر انسانی نسلوں پر کوئی نمایاں فائدہ حاصل نہیں تھا۔ نہ ہی انہوں نے خاص طور پر جدید اوزار بنائے اور نہ ہی کوئی اور خاص کارنامے انجام دیے۔ حقیقت میں سیپینز اور نینڈرتھلز کے درمیان پہلی ریکارڈ شدہ مٹ بھیڑ میں نینڈرتھلز جیتے۔ تقریباً 1,00,000 سال پہلے سیپینز کے کچھ گروہ شمال کی طرف لیوانٹ کی طرف ہجرت کر گئے، جو نینڈرتھل کا علاقہ تھا، لیکن وہاں مضبوط بنیاد قائم کرنے میں ناکام رہے۔ یہ خراب مقامی لوگوں، ناموافق آب و ہوا یا نامعلوم مقامی پرجیویوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، سپینز بلاخر پیچھے ہٹ گئے اور نینڈرتھلز کو مشرق وسطیز کا مالک چھوڑ گئے۔ کامیابی کے اس ناقص ریکارڈ نے محققین کو یہ قیاس کرنے پر مجبور کیا ہے کہ ان سپینز کے دماغوں کی اندرونی ساخت شاید ہماری سے مختلف تھی۔ وہ ہماری طرح دکھتے تھے، لیکن ان کی ادراکی صلاحیتیں، سیکھنا، یاد رکھنا، بات چیت کرنا کہیں زیادہ محدود تھیں۔ ایسے قدیم سپینز کو انگریزی سکھانا، اسے عیسائی عقائد کی سچائی پر قائل کرنا یا اسے ارتقاء کا نظریہ سمجھانا شاید لاحاصل کوششیں ہوتیں۔ اس کے برعکس ہمیں ان کی زبان سیکھنے اور ان کے سوچنے کے انداز کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی۔ لیکن پھر تقریباً 70,000 سال پہلے ہومو سپینز نے بہت خاص کام کرنا شروع کر دیے۔ اس تاریخ کے آس پاس سیپینز کے گروہ دوسری بار افریقہ سے نکلے۔ اس بار انہوں نے نینڈرتھلز اور دیگر تمام انسانی نسلوں کو نہ صرف مشرق وسطیز سے بلکہ زمین کے چہرے سے ہی ہٹا دیا۔ ایک حیرت انگیز طور پر مختصر عرصے میں سیپینز یورپ اور مشرقی ایشیا پہنچ گئے۔ تقریباً 45,000 سال پہلے انہوں نے کسی طرح کھلے سمندر کو عبور کیا اور آسٹریلیا میں اترے، ایک ایسا براعظم جو اس وقت تک انسانوں سے اچھوتا تھا۔ تقریباً 70,000 سال پہلے سے لے کر تقریباً 30,000 سال پہلے تک کا دور کشتیوں، تیل کے چراغوں، کمانوں اور تیروں اور سوئیوں، گرم کپڑوں کی سلائی کے لیے ضروری کی ایجاد کا گواہ ہے۔ پہلی اشیاء جنہیں قابل اعتماد طور پر فن کہا جا سکتا ہے، اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس صفحے پر سٹادل کے شیر انسان کو دیکھیں، جیسا کہ مذہب، تجارت اور سماجی طبقہ بندی کے پہلے واضح شواہد بھی۔ زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ یہ بے مثال کامیابیاں سیپینز کی ادراکی صلاحیتوں میں ایک انقلاب کا نتیجہ تھیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نینڈرتھلز کو ناپید کیا، آسٹریلیا میں آباد ہوئے اور سٹادل کے شیر انسان کو تراشا، اتنے ہی ذہین، تخلیقی اور حساس تھے جتنے ہم ہیں۔ اگر ہم سٹادل غار کے فنکاروں سے ملتے تو ہم ان کی زبان سیکھ سکتے تھے اور وہ ہماری۔ ہم انہیں وہ سب کچھ سمجھا سکتے تھے جو ہم جانتے ہیں، ایلس آن ونڈرلینڈ کی مہم جوئی سے لے کر کوانٹم فزکس کے تضادات تک، اور وہ ہمیں سکھا سکتے تھے کہ ان کے لوگ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ 70,000 اور 30,000 سال پہلے کے درمیان سوچنے اور بات چیت کرنے کے نئے طریقوں کا ظہور ادراکی انقلاب، کوگنیٹو ریولوشن تشکیل دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ سب سے زیادہ مانا جانے والا نظریہ یہ ہے کہ حادثاتی جینیاتی تبدیلیوں نے سپینز کے دماغوں کی اندرونی ساخت کو بدل دیا، جس سے وہ بے مثال طریقوں سے سوچنے اور بالکل نئی قسم کی زبان استعمال کرتے ہوئے بات چیت کرنے کے قابل ہوئے۔ ہم اسے علم کے درخت کی ارتقائی تبدیلی، ٹری آف نالج میوٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ نینڈرتھلز کے ڈی این اے میں ہونے کی بجائے سیپینز کے ڈی این اے میں کیوں ہوا؟ جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں، یہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن اس کی وجوہات سے زیادہ علم کے درخت کی ارتقائی تبدیلی کے نتائج کو سمجھنا زیادہ اہم ہے۔
सेपियंस की नई जबान में ऐसा क्या खास था कि उसने हमें दुनिया को फतह करने के काबिल बनाया? ये पहली जबान नहीं थी। हर जानवर की कोई न कोई जबान होती है। यहां तक कि कीड़े मकोड़े जैसे शहद की मक्खियां और चींटियां भी पेचीदा तरीकों से बातचीत करना जानते हैं, एक दूसरे को खुराक की जगह के बारे में बताते हैं। ना ही ये पहली सौती जुबान थी। बहुत से जानवर बशमूल तमाम बंदर और लंगूर की नस्लें सौती जबानें रखते हैं। मिसाल के तौर पर सब्ज बंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाजें इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए। माहिरीन हैवानात ने एक ऐसी आवाज की शिनाख्त की है जिसका मतलब है होशियार। एक उकाब एक थोड़ी मुख्तलिफ आवाज खबरदार करती है, होशियार। एक शेर। जब मुहक्किकीन ने पहली आवाज की रिकॉर्डिंग बंदर के एक गिरोह को सुनाई तो बंदर ने जो कुछ वो कर रहे थे उसे रोक दिया और खौफ से ऊपर की तरफ देखा। जब इसी गिरोह ने दूसरी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनी, शेर की वार्निंग, तो वो तेजी से एक दरख्त पर चढ़ गए। सेपियंस सब्ज बंदरों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ आवाजें पैदा कर सकते हैं, लेकिन व्हील और हाथियों में भी इतनी ही मुतासिर कुन सलाहियतें हैं। एक तोता वो सब कुछ कह सकता है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन कह सकता था। नीज फोन की घंटी बजने, दरवाजे बंद होने और सायरन बजने की आवाजों की नकल भी कर सकता है। आइंस्टाइन को तोते पर जो भी फायदा था वो सौती नहीं था। तो फिर हमारी जबान में क्या खास बात है? सबसे आम जवाब ये है कि हमारी जबान हैरत अंगेज तौर पर लचकदार है। हम महदूद तादाद में आवाजों और इशारों को जोड़कर लामहदूद तादाद में जुमले बना सकते हैं। हर एक का एक अलग माना होता है। इस तरह हम इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बहुत बड़ी मिकदार में मालूमात हासिल, जखीरा और मुंतकिल कर सकते हैं। एक सब्ज बंदर अपने साथियों को चीख सकता है, होशियार। एक शेर लेकिन एक जदीद इंसान अपने दोस्तों को बता सकता है कि आज सुबह दरिया के मोड़ के करीब उसने एक शेर को बाइसन के रेवड़ का पीछा करते देखा। फिर वो सही मकाम बयान कर सकती है, बशमूल इस इलाके की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते। इस मालूमात के साथ इसके ग्रोह के अफराद मिलकर बहस कर सकते हैं कि क्या उन्हें शेर को भगाने और बाइसन का शिकार करने के लिए दरिया के करीब जाना चाहिए। एक दूसरा नजरिया इस बात पर मुत्तफिक है कि हमारी मुनफरिद जबान दुनिया के बारे में मालूमात बांटने के एक जरिया के तौर पर इर्तिका पजीर हुई। लेकिन सबसे अहम मालूमात जो मुंतकिल करने की जरूरत थी वो इंसानों के बारे में थी, न कि शेरों और बाइसन के बारे में। हमारी जबान गपशप करने के एक तरीके के तौर पर इर्तिका पजीर हुई। इस नजरिए के मुताबिक होमो सेपियंस बुनियादी तौर पर एक समाजी जानवर है। समाजी ताउन हमारी बका और तौलीद की कलीद है। इनफरादी मर्दों और औरतों के लिए सिर्फ शेरों और बाइसन की मौजूदगी के बारे में जानना काफी नहीं है। उनके लिए ये जानना कहीं ज्यादा अहम है कि उनके गिरोह में कौन किससे नफरत करता है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन ईमानदार है और कौन धोखाबाज है। जर्मनी की स्टादल गार से मिली शेर मर्द या शेरनी औरत की हाथी दांत की मूर्ति तकरीबन 32,000 साल पहले, जिसमें इंसानी है लेकिन सर शेर का है। ये फन के पहले नाकाबिले तरदीद मिसालों में से एक है और शायद मजहब की भी और इंसानी जहन की ऐसी चीजों का तसव्वुर करने की सलाहियत की भी जो हकीकत में मौजूद नहीं है। चंद दर्जन अफराद के हमेशा बदलते हुए ताल्लुकात को ट्रैक करने के लिए जो मालूमात हासिल और जखीरा करना पड़ती है वो हैरान कुन है। 50 अफराद के एक गिरोह में 225 एक से एक ताल्लुकात होते हैं और बेशुमार ज्यादा पेचीदा समाजी इम्तजाज होते हैं। तमाम बंदरों में ऐसी समाजी मालूमात में गहरी दिलचस्पी होती है, लेकिन उन्हें मौसर तरीके से गपशप करने में मुश्किल पेश आती है। नेंडरथल्स और कदीम होमो सेपियंस को भी शायद एक दूसरे के पीछे बात करने में मुश्किल होती थी। एक ऐसी काबिलियत जिसकी बहुत ज्यादा मजम्मत की जाती है लेकिन हकीकत में बड़ी तादाद में ताउन के लिए जरूरी है। जदीद सीपियंस ने तकरीबन 70,000 साल पहले जो नई लिसानी महारतें हासिल की, उनकी बदौलत वो घंटों गपशप कर सकते थे। काबिले भरोसा मालूमात के किस पर भरोसा किया जा सकता है, इसका मतलब ये था कि छोटे गिरोह बड़े गिरोहों में फैल सकते थे और सैपियंस ज्यादा गहरे और जदीद किस्म के ताउन को फरोग दे सकते थे। गपशप का नजरिया एक मजाक लग सकता है, लेकिन बेशुमार मुतालियात उसकी हिमायत करते हैं। आज भी इंसानी मुवासलात का वसी अक्सरियत, चाहे वो ए मीम ये लेल जे फोन कॉल्स या अखबारी कालमों की शक्ल में हो, गपशप ही है। ये हमारे लिए इतना कुदरती है कि ऐसा लगता है जैसे हमारी जबान इसी मकसद के लिए इर्तिका पजीर हुई। क्या आपको लगता है कि तारीख के प्रोफेसर लंच पर मिलते वक्त पहली जंग अजीम की वजूहात पर बातचीत करते हैं, या ये कि न्यूक्लियर फिजिक्स के माहिरीन अपनी काफी ब्रेक साइंसी कॉन्फ्रेंसों में क्वारिक्स के बारे में बात करते हुए गुजारते हैं? कभी कभार, लेकिन ज्यादातर वो उस प्रोफेसर के बारे में गपशप करते हैं जिसने अपने शौहर को धोखा देते हुए पकड़ा, या शोबे के सरबराह और डेन के दरमियान झगड़े के बारे में।
या उन अफवाहों के बारे में कि एक साथी ने अपने तहकीकी फंड्स का इस्तेमाल लेक्सस खरीदने के लिए किया। गपशप आम तौर पर गलत कामों पर मरकूज होती है। अफवाह फैलाने वाले असल चौथी स्टेट हैं वो सहाफ़ी जो मुआशरे को धोखाबाजों और मुफ्तखोरों के बारे में मुतला करते हैं और इस तरह इसे उनसे बचाते हैं। ज्यादातर इम्कान है कि गपशप का नजरिया और दरिया के करीब शेर है का नजरिया दोनों दुरुस्त हैं। ताहम हमारी जबान की हकीकी मुनफरिद खुसूसियत इंसानों और शेरों के बारे में मालूमात मुंतकिल करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीजों के बारे में मालूमात मुंतकिल करने की सलाहियत है जो बिल्कुल मौजूद नहीं है। जहां तक हमें मालूम है, सिर्फ सपियंस ही ऐसी मुकम्मल इकसाम की हस्तियों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा, छुआ या सूंघा नहीं। इदराकी इनकलाब के साथ पहली बार किस्से, कहानियां, देवी देवता और मज़ाहिब का ज़हूर हुआ। बहुत से जानवर और इंसानी नस्लें पहले कह सकती थीं, खबरदार। एक शेर इदराकी इनकलाब की बदौलत होमो सेपियंस ने यह कहने की सलाहियत हासिल की, शेर हमारे कबीले का मुहाफिज रूह है। अफसानों के बारे में बात करने की यह सलाहियत सेपियंस की जबान की सबसे मुनफरिद खसूसियत है। इस बात पर मुत्तफिक होना निस्बतन आसान है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं हैं, और नाश्ते से पहले 6 नामुमकिन बातों पर यकीन कर सकते हैं। आप एक बंदर को कभी कायल नहीं कर सकते कि वो आपको केला दे, ये वादा करके कि बंदर के जन्नत में मरने के बाद उसे बेशुमार केले मिलेंगे। लेकिन ये अहम क्यों है? बहरहाल, अफसाना खतरनाक हद तक गुमराहकुन या तवज्जो हटाने वाला हो सकता है। जो लोग परियों और यूनिकॉर्न की तलाश में जंगल जाते हैं, उनके जिंदा रहने के इम्कानात उन लोगों से कम लगते हैं जो मशरूम और हिरन की तलाश में जाते हैं। और अगर आप गैर मौजूद मुहाफिज रूहों से घंटों दुआ करने में सिर्फ करते हैं, तो क्या आप कीमती वक्त जाया नहीं कर रहे हैं? ऐसा वक्त जो खुराक की तलाश, लड़ाई और अफजाइश नस्ल में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अफसाने ने हमें न सिर्फ चीजों का तसव्वुर करने के काबिल बनाया है, बल्कि ऐसा इज्तिमाई तौर पर करने के काबिल भी बनाया है। हम मुश्तरका अफसाने बना सकते हैं, जैसे बाइबल की तख्लीक की कहानी, मकामी ऑस्ट्रेलियों की ड्रीम टाइम कहानियां और जदीद रियासतों के कौम परस्त अफसाने। ऐसे अफसाने सिपियंस को बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से ताउन करने की बेमिसाल सलाहियत देते हैं। चींटियां और शहद की मक्खियां भी बड़ी तादाद में मिलकर काम कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा बहुत सख्त तरीके से और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के साथ करती हैं। भेड़िए और चिंपैंजी चींटियों से कहीं ज्यादा लचकदार तरीके से ताउन करते हैं, लेकिन वो ऐसा सिर्फ चंद अफराद के साथ कर सकते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह जानते हों। सिपियंस बेशुमार अजनबियों के साथ इंतहाई लचकदार तरीकों से ताउन कर सकते हैं। यही वजह है कि सेपियंस दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं, जबकि चींटियां हमारा बचा खिंचा खाती हैं और चिंपैंजी चिड़ियाघरों और तहकीकी लेबोरेटरियों में बंद हैं। पीजियो की दास्तान। हमारे चिंपैंजी कजन्स आम तौर पर चंद दर्जन अफराद के छोटे गिरोहों में रहते हैं। वो गहरी दोस्तियां बनाते हैं, इकट्ठे शिकार करते हैं और बैबोन, चीता और दुश्मन चिंपैंजियों के खिलाफ शानू बशाना लड़ते हैं। उनका समाजी ढांचा दर्जाबंदी पर मबनी होता है। गालिब रुकन, जो तकरीबन हमेशा नर होता है, को अल्फा मीम ये लो क्वाहे आ जाता है। दूसरे नर और मादा अल्फा मीम येल के सामने झुककर और गुराने की आवाजें निकालकर अपनी इताअत का इजहार करते हैं, जो बादशाह के सामने इंसानी रियाया के सजदा रेज होने से कुछ मुख्तलिफ नहीं। अल्फा मीम ये ला अपने गिरोह में समाजी हम आहंगी बरकरार रखने की कोशिश करता है। जब 2 अफराद लड़ते हैं तो वो मुदाखलत करेगा और तशद्दुद को रोकेगा। कम नेक नियति से वो खास तौर पर पसंदीदा ग़िज़ाओं पर इजारादारी कायम कर सकता है और निचले दर्जे के नरों को मादा से अफजाइश नस्ल करने से रोक सकता है। जब 2 नर अल्फा पोजीशन सबसे नुमाया मकाम के लिए मुकाबला कर रहे होते हैं, तो वो आमतौर पर ग्रुप के अंदर से हामियों के वसी इत्तेहाद बनाकर ऐसा करते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। इत्तेहादी अरकान के दरमियान ताल्लुकात गहरे रोजमर्रा के राब्ते, गले मिलने, छूने, चूमने, तैयार करने और बाहमी हिमायत पर मबनी होते हैं। जिस तरह इंतखाबी मुहिम्मात में इंसानी सियासतदान हाथ हिलाते और बच्चों को चूमते फिरते हैं, इसी तरह चिंपैंजी ग्रुप में सबसे ऊपर की पोजीशन के ख्वाहिशमंद भी बच्चों को गले लगाने, पीठ थपथपाने और चूमने में बहुत वक्त सरफ करते हैं। अल्फा नर आमतौर पर अपनी पोजीशन इसलिए नहीं जीतता कि वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वो एक बड़े और मुस्तहकम इत्तेहाद की क़ियादत करता है। ये इत्तेहाद न सिर्फ अल्फा पोजीशन के लिए कुली जद्दोजहद के दौरान, बल्कि तकरीबन तमाम रोजमर्रा की सरगर्मियों में मरकजी किरदार अदा करते हैं। इत्तेहादी अरकान एक साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, खाना बांटते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे ग्रोहों के हुजम की वाज़ेह हुदूद है,
जो इस तरीके से तश्कील और बरकरार रखे जा सकते हैं। काम करने के लिए ग्रुप के तमाम अराकीन को एक दूसरे को गहराई से जानना जरूरी है। दो चिंपैंजी जिन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की और कभी बाहमी तैयार करने में शामिल नहीं हुए, वो ये नहीं जान पाएंगे कि क्या वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, क्या एक दूसरे की मदद करना फायदेमंद होगा और उनमें से कौन ज्यादा ऊंचे दर्जे पर है। कुदरती हालात में एक आम चिंपैंजी गिरोह में तकरीबन 20 से 50 अफराद शामिल होते हैं। जैसे जैसे एक गिरोह में चिंपैंजियों की तादाद बढ़ती है, समाजी निजाम गैर मुस्तहकम हो जाता है। बिल आखिर एक टूट फूट और कुछ जानवरों के जरिए एक नए गिरोह की तश्कील का बाइस बनता है। माहिरीन हैवानात ने सिर्फ चंद मामलात में 100 से ज्यादा के गिरोहों का मुशाहिदा किया है। अलग अलग गिरोह शाज़ो नादिर ही ताउन करते हैं और इलाके और खुराक के लिए मुकाबला करने का रुझान रखते हैं। मुहक्किकीन ने गिरोहों के दरमियान तवील जंग का भी दस्तावेजी सबूत पेश किया है और नस्लकुशी की सरगर्मी का एक ऐसा मामला भी जिसमें एक गिरोह ने मुनज़्ज़म तरीके से पड़ोसी गिरोह के ज्यादातर अरकान को ज़बह कर दिया। इसी तरह के नमूने गालिबन इब्तिदाई इंसानों बशमूल कदीम होमोसेपियंस की समाजी जिंदगियों पर गालिब थे। इंसानों चिंपैंजियों की तरह समाजी जिबलतें थीं जिन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को दोस्तियां और दर्जाबंदी बनाने और एक साथ शिकार करने या लड़ने के काबिल बनाया। ताहम चिंपैंजियों की समाजी जिबलतों की तरह इंसानों की जिबलतें भी सिर्फ छोटे करीबी गिरोहों के लिए मौजू थीं। जब गिरोह बहुत बड़ा हो गया तो उसका समाजी निजाम गैर मुस्तहकम हो गया और गिरोह तकसीम हो गया। यहां तक कि अगर एक खास तौर पर जरखेज वादी 500 कदीम सिपियंस को खाना खिला सकती थी तो इतने सारे अजनबी एक साथ नहीं रह सकते थे। वो कैसे इत्तेफाक कर सकते थे कि कौन कायद होगा, कौन कहां शिकार करेगा या कौन किसके साथ अफजाइश नस्ल करेगा। इदराकी इनकिलाब के बाद गपशप ने होमोसेपियंस को बड़े और ज्यादा मुस्तहकम गिरोह बनाने में मदद की, लेकिन गपशप की भी अपनी हुदूद हैं। समाजी तहकीक से पता चलता है कि गपशप के जरिए जुड़े हुए गिरोह का ज्यादा से ज्यादा कुदरती साइज तकरीबन 150 अफराद होता है। ज्यादातर लोग 150 से ज्यादा इंसानों को ना तो गहराई से जान सकते हैं और न ही उनके बारे में मुअस्सिर तरीके से गपशप कर सकते हैं। आज भी इंसानी तंजीमों में एक अहम हद इस जादुई तादाद के आसपास कहीं आती है। इस हद से नीचे कम्युनिटीज, कारोबार, समाजी नेटवर्क्स और फौजी यूनिट्स बुनियादी तौर पर गहरे तारुफ और अफवाहबाजी की बुनियाद पर खुद को बरकरार रख सकते हैं। नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए रस्मी ओहदों, अलकाब और कानून की किताबों की कोई जरूरत नहीं है। 30 सिपाहियों का एक दस्ता या 38 के 100 सिपाहियों की एक कंपनी भी गहरे ताल्लुकात की बुनियाद पर कम से कम रस्मी नज़्मो ज़ब्त के साथ अच्छी तरह काम कर सकती है। एक काबिले एहतराम सार्जेंट कंपनी का बादशाह बन सकता है और मुकर्ररा अफसरान पर भी इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। एक छोटा खानदानी कारोबार डायरेक्टर्स बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बगैर भी जिंदा रह सकता है और फल फूल सकता है। लेकिन एक बार जब 150 अफराद की हद उबूर हो जाती है तो चीजें इस तरह काम नहीं कर सकती। आप हजारों फौजियों की एक डिवीजन को इसी तरह नहीं चला सकते जिस तरह आप एक प्लाटून चलाते हैं। कामयाब खानदानी कारोबार आमतौर पर बहरान का सामना करते हैं जब वो बड़े होते हैं और ज्यादा अहलकारों को भर्ती करते हैं। अगर वो खुद को दोबारा ईजाद नहीं कर सकते तो वो नाकाम हो जाते हैं। होमोसेपियंस इस अहम हद को उबूर करने में कैसे कामयाब हुए? बिलाखिर हजारों बाशिंदों पर मुश्तमिल शहरों और करोड़ों पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनतों की बुनियाद कैसे रखी? राज गालिबन अफसाने का ज़हूर था। बड़ी तादाद में अजनबी मुश्तरका अफसानों पर यकीन करके कामयाबी से ताउन कर सकते हैं। कोई भी बड़े पैमाने पर इंसानी ताउन, चाहे एक जदीद रियासत हो, एक कुरूने वस्तीस का चर्च हो, एक कदीम शहर हो या एक कदीम कबीला, मुश्तरका अफसानों में जुड़ा हुआ है जो सिर्फ लोगों के इज्तिमाई तसव्वुर में मौजूद होते हैं। गिरजा घर मुश्तरका मजहबी अफसानों में जुड़े हुए हैं। दो कैथोलिक जो कभी नहीं मिले फिर भी सलेबी जंग में इकट्ठे जा सकते हैं या अस्पताल बनाने के लिए फंड्स जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ये मानते हैं कि खुदा इंसानी जिस्म में मुजस्सम हुआ और उसने खुद को हमारे गुनाहों की निजात के लिए सलीब पर चढ़ाने की इजाजत दी। रियासतें मुश्तरका कौमी अफसानों में जुड़ी हुई हैं। दो सरब जो कभी नहीं मिले एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्ब कौम, सर्ब वतन और सर्ब झंडे के वजूद पर यकीन रखते हैं। अदालती निजाम मुश्तरका कानूनी अफसानों में जुड़े हुए हैं। दो वकील जो कभी नहीं मिले फिर भी एक मुकम्मल अजनबी का दिफा करने के लिए अपनी कोशिशों को यकजा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कवानीन, इंसाफ, इंसानी हकूक और फीसों में अदा की गई रकम के वजूद पर यकीन रखते हैं। ताहम उनमें से कोई भी चीज उन कहानियों के बाहर मौजूद नहीं है
जो लोग ईजाद करते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। कायनात में कोई खुदा नहीं, कोई कौम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई इंसानी हुकूक नहीं, कोई कवानीन नहीं और कोई इंसाफ इंसानियत के मुश्तरका तसव्वुर के बाहर मौजूद नहीं है। लोग आसानी से समझते हैं कि कदीम लोग भूतों और रूहों पर यकीन करके और हर मुकम्मल चांद पर आग के गिर्द रक्स करने के लिए इकट्ठे होकर अपने समाजी निजाम को मुस्तहकम करते हैं। जो चीज हम नहीं समझ पाते वो ये है कि हमारे जदीद इदारे भी बिल्कुल उसी बुनियाद पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कारोबारी कारपोरेशनों की दुनिया को लीजिए। जदीद कारोबारी और वकील दर हकीकत ताकतवर जादूगर हैं। उनमें और कबायली शैमांस के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि जदीद वकील कहीं ज्यादा अजीब कहानियां सुनाते हैं। पीजियो की कहानी हमें एक अच्छी मिसाल फराहम करती है। एक आइकन जो स्टाडल शेर इंसान से कुछ मुशाबहत रखता है, आज पेरिस से सिडनी तक कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर नजर आता है। ये वो हेड ऑर्नामेंट है जो पीजियो की तैयार करदा गाड़ियों को सजाता है, जो यूरोप के सबसे पुराने और बड़े कार साजों में से एक है। पीजियो एक छोटे खानदानी कारोबार के तौर पर वॉलनटेग्ने गांव में शुरू हुआ, जो स्टाडल गार से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। आज ये कंपनी दुनिया भर में तकरीबन 2 लाख अफराद को मुलाजमत देती है, जिनमें से ज्यादातर एक दूसरे से मुकम्मल अजनबी हैं। ये अजनबी इतनी मुअस्सिर तरीके से ताउन करते हैं कि 2008 में पीजियो ने 1.5 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां तैयार की, जिससे तकरीबन 55 अरब यूरो की आमदनी हुई। हम किस माना में कह सकते हैं कि पेजो ऐसे कंपनी का बाज़ाबिता नाम मौजूद है? बहुत सारी पेजो गाड़ियां हैं, लेकिन ये जाहिर है कि कंपनी नहीं है। यहां तक कि अगर दुनिया में हर पेजो को बैक वक्त जाया कर दिया जाए और स्क्रैप मेटल के लिए फरोख्त कर दिया जाए, तब भी पेजो ऐसे गायब नहीं होगी। ये नई कारें बनाना और अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करना जारी रखेगी। कंपनी के पास फैक्ट्रियां, मशीनरी और शोरूम हैं और ये मैकेनिक्स, अकाउंटेंट्स और सेक्रेटरीज को मुलाजमत देती है, लेकिन ये सब मिलकर पेजो को तश्कील नहीं देते। एक आफत पेजो के हर एक मुलाजिम को हलाक कर सकती है और उसकी तमाम असेंबली लाइनों और एग्जेक्टिव दफातर को तबाह कर सकती है। उसके बावजूद कंपनी कर्ज ले सकती है, नए मुलाजिमीन को भर्ती कर सकती है, नई फैक्ट्रियां बना सकती है और नई मशीनरी खरीद सकती है। पेजो के पास मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन वो भी कंपनी को तश्कील नहीं देते। तमाम मैनेजर्स को बरतरफ किया जा सकता है और उसके तमाम हिस्से फरोख्त किए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी खुद बरकरार रहेगी।